हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। तो बच्चों ये जो गॉगल है वो स्टाइल के लिए नहीं है। एक्चुअली मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो थोड़ा आंख में प्रॉब्लम है और आंख थोड़ा सूज गया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डरावना लगूंगा अगर मैं चश्मा निकाल लूँगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लेक्चर के दौरान आप डर जाओ। एक्चुअली आंख लाल हो गया है, काफ़ी थोड़ा सा फूल भी गया है, तो मैंने इसलिए उसको ढकने के लिए रखा गया है। तो ये शौक नहीं है बल्कि मजबूरी है ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं निकाल दूंगा तो बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना लगूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आपका थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ टॉपिक। इसका पहले हम सिनॉप्सिस वीडियो देख लेते हैं, सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थियरी है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, और फिर जैसे हम करते आ रहे हैं अगले टॉपिक्स, अगले वीडियो से हम एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देंगे। थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स जो है, पहले इस वर्ड को समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं। हम बेसिकली स्टडी करेंगे हीट और टेम्परेचर के बारे में, हीट एंड टेम्परेचर। इसमें स्टडी होती है हीट और टेम्परेचर के बारे में, और आपके एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जब दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसकी भी चर्चा होगी। जैसे मान लो बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एक तो हीट होता है, लाइट होता है, साउंड होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब होता है ना सारा। तो ये जितने भी एनर्जी है उनका हीट में कैसे कन्वर्जन होता है, मतलब ये हीट में कैसे कन्वर्ट होते हैं या फिर हीट इनमें कैसे कन्वर्ट होता है, बस ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं। ये एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जो बातें करता है हीट और टेम्परेचर की, और इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और हीट आपस में कैसे बदलते हैं एक दूसरे के फॉर्म में, ये और हीट और टेम्परेचर की बातें होती हैं। तो यही आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोल रहा हूँ मैं, ये थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत हद तक मिले जुले हैं। दोनों जो चैप्टर है वो हीट से काफ़ी हद तक मिला जुला है, हालांकि चैप्टर अलग है। यहाँ पे हम बातें इन चीज़ की करते हैं, लेकिन जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है तो वहाँ पे गैसेस के रिलेटेड सारी बातें होती हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें गैसेस की हो, क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर सिर्फ गैस से ही रिलेटेड होगा ऐसा नहीं है। तो आपका, लेकिन हाँ, दोनों माना जाता है कि आपका थर्मल फिजिक्स के अंडर ही आता है, जहाँ पे हम हीट की बातें करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, और यहाँ पे आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो, दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा। हम बोलते हैं टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, टू बॉडीज या फिर सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो बॉडीज या सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, और अगर टेम्परेचर सेम होगा देन there is no transfer of heat, there is no transfer of heat from one body to other। तो अगर मान लो दो बॉडी है आपका, दो सिस्टम है, और हम अगर इसके कांटेक्ट में दोनों, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। देखो, अगर सपोज करो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो आपको पता है हमेशा हीट का जो फ्लो होता है, जब मैं हीट बोल रहा हूँ तो एक हिसाब से समझ लो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। हीट फ्लो होने का मतलब होता है एनर्जी फ्लो हो रहा है, मतलब एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी फ्लो हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो आपका, मतलब हम बोल रहे हैं कि हीट फ्लो होता है। और दूसरा, यहाँ पे जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस होता है, याद रखना है। जब मैं बोल रहा हूँ हीट फ्लो हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी फ्लो हो रहा है, और जब मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो टेम्परेचर मतलब होता है बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, मतलब कितना गर्म है और कितना ठंडा है। ऐसा नहीं है कि देखो अलग अलग बॉडी का अपना नेचर अलग अलग होता है। जैसे अगर मान लो एक पत्थर लूँ मैं, पत्थर को मैं बहुत ज़्यादा हीट दे दूंगा तो भी उसका टेम्परेचर कम ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो एक मेटल है या फिर मान लो लोहा है, स्टील है, उसको अगर मैं थोड़ा सा भी हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हीट होने पर ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
वो बॉडी पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है कि बॉडी गर्म ज़्यादा है, पर इसका कतई मतलब नहीं है कि उसको ज़्यादा हीट दिया गया है। हीट ज़्यादा देने का मतलब होता है, या हीट फ्लो ज़्यादा होने का मतलब होता है कि आपका एनर्जी ज़्यादा फ्लो हुआ है। तो ये दो में डिफरेंस है, याद रखना। अब ये ध्यान रखना कि हीट का मतलब क्या होता है। देखो, हीट जब फ्लो होता है तो वो तभी होगा जब दो बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होगा। एक का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है एक और दूसरे का कम है, तो हमेशा जो हीट फ्लो होता है वो हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले बॉडी पे होता है। तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी फिलहाल थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग है और यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट फ्लो नहीं होगा। हीट को अगर मैं Q से रिप्रेजेंट करूं तो आप देख सकते हो कि आपका हीट 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी में या फिर सिस्टम में ट्रांसफर हो रहा है। अगर मान लो दो बॉडी है, कांटेक्ट में है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम है, बड़ा छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, देन देयर विल बी नो हीट फ्लो। Q का वैल्यू हो जाएगा 0 और हम बोलेंगे कि ये दोनों बॉडीज किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है ये दोनों बॉडीज, समझे। अच्छा, ये हीट तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर न सेम हो जाए। अब इसको हीट मिल रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा 20 का, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होने लगेगा क्योंकि यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रहा है दूसरे बॉडी में। तो एक टेम्परेचर पे दोनों कॉमन हो जाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ, मतलब आप समझ लो कि आपका दोनों बॉडी जो है उसने थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हीट फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम ना अटेन कर ले, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। एक बात ध्यान रखना बस, थर्मल इक्विलिब्रियम में जो भी बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं उनका टेम्परेचर सेम होता है और हीट फ्लो नहीं होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जीरोथ लॉ ऑफ, अब इसका जीरो तो कई बार ZEROE लिखते हैं बहुत लोग, कई बार लोग ZEROTH लिख देते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें स्पेलिंग से क्या लेना देना, हमें कॉन्सेप्ट से लेना देना है। थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखो इसको एक बात आप बहुत सिंपल तरीके से समझ लो कि अगर मान लो तीन सिस्टम है आपके पास, सिस्टम A, सिस्टम B और सिस्टम C। अगर सपोज करो सिस्टम A सिस्टम B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम A और सिस्टम C ये भी दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब A जो है वो दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग अलग। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये जो दोनों है ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, B और C। समझे कि नहीं? अगर A, B और C दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम और हीट फ्लो नहीं होगा। तो अगर A दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। या तो आप ऐसे बोल लो या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C भी अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और ये तो होगा ही ना, मान लो जैसे टेम्परेचर इसका TA है, इसका टेम्परेचर TB है और इसका टेम्परेचर TC है। अगर इसके साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो TA इज इक्वल टू TB होगा, और ये इसके साथ भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो TA इज इक्वल टू TC हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ से देख सकते हो TA TB के इक्वल है, TA TC के इक्वल है, तो TB और TC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए और तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे और कहीं भी आपस में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। यह है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग तीन मेन कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बात करेंगे जिसपे पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स घूमता है। वो है आपका हीट, जिसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपका वर्क डन जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे। Q, U और W, इन तीनों पे ही आपका जो है पूरा थर्मोडायनेमिक्स, ज्यादातर पूरा थर्मोडायनेमिक्स आपका घूमता है। Q, U और W इसको हम अलग अलग स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इन्हें कैसे जोड़ता है आपस में। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट की। देखो,
मान लो अगर आपके पास सिस्टम है, सिस्टम मतलब किसी भी बॉडी को या किसी भी चीज़ को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो आपका सिस्टम कहलाएगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास ये पूरा एक सिस्टम है किसी चीज़ को स्टडी करने का, कोई बॉडी है मान लो, और मैं उसे स्टडी कर रहा हूँ कि उसमें से हीट कितना निकला, कितना हीट उसके अंदर गया, तो मैं जिस पार्ट को पूरे यूनिवर्स में से जिस पार्ट को स्टडी कर रहा हूँ वो मेरा सिस्टम हो जाएगा। वो सिस्टम कितना बड़ा भी हो सकता है और कितना छोटा भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं एक चाय को कप में रखे चाय को स्टडी कर रहा हूँ, तो पूरे यूनिवर्स में से कप में रखे चाय को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो कप में रखा हुआ चाय ये मेरे लिए सिस्टम होगा, और उसके बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग हो जाएगी। तो ये मेरा सिस्टम, और सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें बच गई हैं या तो उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं या फिर एनवायरनमेंट बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। सिस्टम और सराउंडिंग को घेरने वाला होता है आपका बाउंड्री, और इसी बाउंड्री के थ्रू आपका हीट एक्सचेंज होता है। अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है, आपने उसको सराउंडिंग से एकदम अलग कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। नहीं तो अगर आपका बाउंड्री ऐसा है कि हीट ट्रांसफर कर सकता है तो वो करेगा। इसमें 3 टाइप का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, पर मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ खास उस पर कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप एक बार पढ़ लेना, मैं हैंड रिटन नोट्स तो आपको दे ही रहा हूँ, और आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा उस चीज़ के लिए, तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ जो बस थियोरेटिकल है और उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। बाकी जो मेन चीज़ है जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिस्टम मतलब जिसको आप स्टडी कर रहे हो, बाकी बची हुई चीज़ क्या हो जाएगी, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो आपस में हीट एक्सचेंज कर सकता है। हीट एक्सचेंज करने का मतलब होता है एनर्जी एक्सचेंज करना, समझे। तो जैसे मान लो अगर सपोज करो मेरे पास एक गैस का सिस्टम है, गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और आपने इस गैस के पार्टिकल्स को हीट किया। ये बातें हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करते हैं। एक सेकेंड, तो हमने क्या किया, इसको इस गैस के पार्टिकल्स को तो हीट किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, इसको एनर्जी दे रहा हूँ, मतलब सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा हूँ। तो इस बार हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, तो जिसे मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मेरा सिस्टम हो जाएगा, बाहर का क्या हो जाएगा, मेरा सराउंडिंग हो जाएगा। तो फिलहाल अब यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, सराउंडिंग से हीट सिस्टम में घुस रहा है। लेकिन अगर मैं सपोज करो यहाँ पे एक आइस का टुकड़ा रख देता हूँ, ये मेरा आइस का टुकड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या होगा, अच्छा यहाँ पे भी तो वही केस होगा। या गर्म चाय अगर मैं रख देता हूँ, यहाँ पे चाय रखते हैं, गर्म चाय, गर्म चाय, गर्म चाय, तो इस केस में क्या होगा बताओ, इसमें आपका हीट सिस्टम से बाहर आता है। इस बार हीट जो है वो क्योंकि टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम टेम्परेचर पे जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर इस बार कम है चाय के टेम्परेचर के मुकाबले, तो इस बार सिस्टम, हमारा ये सिस्टम है, चाय जो है वो मेरी सिस्टम है फिलहाल, वहाँ से हीट आपके सराउंडिंग में जाएगा। तो हीट कहीं भी जा सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकता है या फिर सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में आ सकता है। हीट फ्लो होने का मतलब है एनर्जी फ्लो हो रहा है, आप ये समझ लो। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था हम हीट की ही बात करेंगे। तो एक बात सिंपल है, अगर मैं हीट की बात करूं तो हीट मतलब जो एनर्जी फ्लो हो रहा है आपका Q। इसके साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। हर चीज़ का साइन कन्वेंशन ज़रूरी है, क्योंकि साइन कन्वेंशन पे ही आप इक्वेशन को ढंग से देख पाओगे, समझ पाओगे। साइन कन्वेंशन में हीट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कब हीट को हम पॉजिटिव बोलेंगे और कब हीट को हम नेगेटिव बोलेंगे ये समझ लो। देखो अगर मान लो आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम को हीट मिलता है, अगर मान लो हीट मिलता है सराउंडिंग से, तो मैं बोलूँगा कि आपका हीट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ सिस्टम गेन्स हीट, गेन्स एनर्जी, gains heat energy, then heat is positive। हीट पॉजिटिव होने का मतलब Q का वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है, Q इज पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड केस आपका ये है कि इफ सिस्टम लूजेस एनर्जी देन हीट इज नेगेटिव। तो हम Q का वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, Q इज नेगेटिव, समझे। तो इसका एग्जांपल है कि चाय के केस में हीट आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लो आपका चाय का केस है तो यहाँ पे आपका हीट जो है वो बाहर जा रहा है, तो ये आपका सिस्टम
और ये आपका सराउंडिंग। तो हीट अब इसमें बाहर जा रहा है, हीट लूज हो रहा है ना, तो इस केस में आपका Q का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि सिस्टम को हीट मिल रहा है, जैसे मान लो आइस है, आइस के केस में क्या होता है, आइस हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से मेल्ट हो जाता है, तो बाहर से हीट आ रहा है अंदर, समझे। तो क्योंकि सिस्टम को, हमारा आइस का जो सिस्टम है उसे हीट मिल रहा है, इसके वजह से यहाँ पे आपका हीट पॉजिटिव होगा और वहां पे हीट नेगेटिव होगा। ठीक है। थर्ड केस सिंपल है, इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, अगर कोई हीट ट्रांसफर ना हो तो आपका Q का वैल्यू 0 हो जाएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये कब होगा, ये दो केसेस में हो सकता है। या तो आपको सिस्टम को आपने आइसोलेट कर रखा है, मतलब बाहर से हीट आने ही नहीं दे रहे हो, जैसे अगर सपोज करो आप, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, जैसे आपने क्या कर रखा है, बाहर इंसुलेटिंग वॉल्स बना रखा है, जैसे थर्मस में होता है, पता है आपको, थर्मस में इस तरीके से इंसुलेटिंग चीजें डाल दी जाती है अगल बगल से कि हीट न तो अंदर से बाहर जा सकता है, न तो बाहर से अंदर जा सकता है, तो इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो हीट एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, समझे, तो ऐसे केस में आपका हीट 0 हो जाएगा। दूसरा केस होता है अगर आपका सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसे केस में हो जाएगा सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो मान लो अगर मैं सराउंडिंग का टेम्परेचर T मान लेता हूँ, मतलब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, और सिस्टम का टेम्परेचर मैं TS मान लेता हूँ, तो ऐसे केस में TS विल बी इक्वल टू T, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो गया। इस केस में आपको पता है कि आपका टेम्परेचर सराउंडिंग का जो होगा और सिस्टम का, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो TE मान लेते हैं और सिस्टम का टेम्परेचर TS मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि सिस्टम से बाहर हीट जा रहा है, TS विल बी ग्रेटर देन TE जाएगा। सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा रहा, सराउंडिंग का कम रहा, तो सिस्टम एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा मतलब हीट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सिस्टम का टेम्परेचर अगेन TS है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर TE है, और आपका TS इज लेस देन TE, सराउंडिंग का टेम्परेचर, सॉरी सिस्टम का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का ज्यादा है, तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर आएगा। ऐसे केस में आपका जो हीट है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम को हीट मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट का चक्कर। हीट वाला पार्ट होपफुली क्लियर हो चुका होगा। साइन कन्वेंशन याद रखना, सिस्टम को हीट कब मिल रहा है और सिस्टम से हीट बाहर कब जा रहा है, दोनों केस में नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि सिस्टम को हीट मिलेगा या सिस्टम से हीट बाहर जाएगा। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का हो सकता है, पर जनरली थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग इंटरनल एनर्जी जो है वो गैसेस को लेके ही करते हैं ताकि स्टडी करना आसान होता है। तो गैसेस का इंटरनल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हो, आपके बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हो, उन सारे पार्टिकल्स का जितना भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, पार्टिकल्स मान लो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी है पार्टिकल्स के पास आपके सिस्टम में, उन सारे एनर्जी को अगर आप ऐड कर दो तो टोटल इकट्ठा जो भी एनर्जी मिलता है आपको, वो एनर्जी होता है सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। समझे? तो अगर आपके पास 100 पार्टिकल्स है सिस्टम में, जैसे मान लो कोई गैस है, गैस में 100 पार्टिकल्स है, तो 100 पार्टिकल्स हो सकता है पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हों, वाइब्रेशन वाला एनर्जी, या पार्टिकल्स भाग रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल एनर्जी, जितने भी टाइप की एनर्जी है 100 के 100 पार्टिकल्स का, उन सारे 100 के 100 पार्टिकल्स के एनर्जी को अगर आप ऐड कर दो तो टोटल आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा सिस्टम का। ऐसा किसी केस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ गैस की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो चाय है, चाय की बात कर लेते फिर से, उसमें जितने भी पार्टिकल्स है चाय के, उसके पास जो भी एनर्जी है, अगर आप सारे एनर्जी को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर मान लो एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के केस में, मोनो एटॉमिक गैस, हर एक पार्टिकल के पास एनर्जी जो होता है वो होता है 3/2 kBT। ठीक है, 3/2 kBT। तो अगर मान लो मैंने ऐसे 1 मोल गैस ले लिया, तो 1 मोल गैस में टोटल Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो आपका जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, 3/2 kBT मल्टीप्लाइड बाय Na, क्योंकि हर एक पार्टिकल का लेना है ना, और एक मोल गैस में Na मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। Kb इंटू Na आप अगर देखा होगा आपने तो होता है R होता है, तो Kb इंटू Na आपका R हो जाएगा, तो 3/2 RT। तो ये आपका इस केस में आप देख सकते हो U इज इक्वल टू 3/2 RT। ये टोटल इंटरनल एनर्जी हो गया मोनो एटॉमिक गैस के लिए। उसी तरह से डायटोमिक गैस के लिए ये सारी चीजें हम देख चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। डायटोमिक गैस में अगर रिजिड डायटोमिक है तो ये 5/2 RT हो जाएगा। तो एक मोल मोनोएटॉमिक गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो 3/2 KT होता है। आप ध्यान से देखो कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी only depends on temperature, only depends on temperature, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस का मास क्या है, तमाम तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। गैस का इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी जो होगा, सॉरी टेम्परेचर क्या है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो मास पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जरूर है मास पे तो शायद डिपेंड करेगा, मास की बात अलग है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप बढ़ा दोगे तब केस अलग हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दूं तो आपका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, हाँ, लेकिन वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब चीज पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा। वॉल्यूम कितना भी बड़ा रहने दो, प्रेशर कितना भी कम या ज्यादा रहे, आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो उसमें से सिर्फ टेम्परेचर पे आपका इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को अगर मुझे चेंज करना रहा तो क्या करूंगा मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा, समझे। तो इफ टेम्परेचर चेंजेस, यहां पे ध्यान देखना, इफ टेम्परेचर चेंजेस देन इंटरनल एनर्जी चेंजेस, इंटरनल एनर्जी चेंजेस। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, समझ गए। तो इंटरनल एनर्जी आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका जो आएगा वो होगा डेल्टा यू का। डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ध्यान देना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, एक तो इंटरनल एनर्जी था, दूसरा यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे, डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, यही आपका चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात ध्यान में रखो कि इसका अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो साइन कन्वेंशन सिंपल होगा कि अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है तो चेंज पॉजिटिव होगा, और इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है तो चेंज नेगेटिव होगा। तो ध्यान देना कि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसका साइन कन्वेंशन आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का साइन कन्वेंशन होता है, ना कि इंटरनल एनर्जी का साइन कन्वेंशन होता है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का होगा, ये ध्यान से समझना। तो साइन कन्वेंशन में देखो यहाँ पे पहली चीज, इफ यू इंक्रीजेस, और ये यू कब इंक्रीज होगा, यू मतलब इंटरनल एनर्जी। अगर आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है कब होगा, व्हेन टी इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, व्हेन टी इंक्रीजेस, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज पॉजिटिव, और इनफैक्ट आपका डेल्टा टी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर भी पॉजिटिव होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज पॉजिटिव, समझे। सेकंड केस में आपका क्या आ जाएगा, इफ यू डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज होगा, ये कब होगा, व्हेन टी डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर कम होगा, व्हेन टी डिक्रीजेस। ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका, देन डेल्टा यू इज नेगेटिव, डेल्टा यू इज नेगेटिव, डेल्टा टी भी इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो नेगेटिव का मतलब होता है आपका लेस देन जीरो, ये तो आपको पता है ना,
और पॉजिटिव का मतलब होता है आपका ग्रेटर देन 0। तो उसमें कंफ्यूजन होता है ना, कई सारे बुक में ऐसा लिखा रहता है डेल्टा टी ग्रेटर देन 0, डेल्टा टी लेस देन 0, डेल्टा यू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। लेस देन 0 नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। समझ गए। और तीसरा केस यही है कि इफ U इज कांस्टेंट, अगर आपका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, ये तब होगा जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, when T इज कांस्टेंट। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, और ऐसे केस में आप बोल सकते हो कि डेल्टा U इज इक्वल टू 0, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है तो चेंज आपका 0 हो जाएगा। और इस केस में आपका डेल्टा टी भी 0 हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट नहीं सॉरी, वर्क डन तो हमने किया नहीं ना, नहीं पहले वर्क डन कर लेते हैं। अब वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम। देखो यहाँ पे हम वर्क डन बाय सिस्टम की बात करेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम दैट इज W। तो सिस्टम जो है आपका, उसका जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। ये उस केस में होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, इफ P इज कांस्टेंट। डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अब इसको ध्यान से समझना, ये तीन चीज समझ गए तो आधा थर्मोडायनेमिक्स तो आप वैसे ही क्लियर कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो आपका कि वॉल्यूम कैसा चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वर्क डन कैसा हो रहा है। तो हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखना, वॉल्यूम चेंज होगा तो ही वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, पहला चीज, ठीक है। इन एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन, अगर आपका सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब क्या बताओ, अगर आपका सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ कि आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। मान लो आपका सिस्टम है गैस का और इसमें हमने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, और ये इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो इसका मतलब गैस वर्क कर रहा है ना, गैस वर्क करके एक्सपैंड कर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां पे हम बोलेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो सो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इन एक्सपेंशन, अगर आपका सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है, इन एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव, आपका वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाएगा। और हम बोलेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, आपके सिस्टम ने वर्क किया है। अगर एक्सपैंड हो रहा है वॉल्यूम तो आपका वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव हो रहा है, तो आपका वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए। और ऐसे केस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। सेकेंड केस यहाँ पे इन कॉम्प्रेशन, अगर कॉम्प्रेशन होता है मतलब गैस कॉम्प्रेस होता है, तो ये कब होगा, आपका गैस कॉम्प्रेस कब होगा बताओ, जब आपके सिस्टम पे वर्क किया जाएगा, मतलब सिस्टम को दबाया जाएगा, जब दबाया जाएगा तब उसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन बोलते हैं। तो इस केस में आप समझ लो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, बाहर से वर्क किया जा रहा है और कौन वर्क कर रहा है, सराउंडिंग वर्क कर रहा है, समझे। पहली चीज तो ये। और इस केस में आपका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा का मतलब क्या, डेल्टा V जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा V होगा नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या, आपका देयरफॉर वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो हम बोलते क्या तुम्हें पता है, हम बोलते हैं इन कॉम्प्रेशन,
इन कॉम्प्रेशन हम हमेशा बोलते यही हैं कि वर्क इज डन बाय द गैस या वर्क इज डन बाय द सिस्टम। भले ही यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं कि सराउंडिंग कर रहा है। अगर आप सराउंडिंग बोलोगे कि सराउंडिंग वर्क डन कर रहा है तो आप ऐसा समझ लेना कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। हम हमेशा फोकस सिस्टम पे रखते हैं। यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है तो हम बोलेंगे सिस्टम जो है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। अगर सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि सिस्टम ही वर्क कर रहा है, लेकिन सिस्टम नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो हम बोलेंगे इन कॉम्प्रेशन वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव। इस नेगेटिव पॉजिटिव को समझ गए तो आपका सारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव, लेकिन बोलेंगे हम लोग कि सिस्टम ही वर्क कर रहा है। यहाँ सिस्टम पॉजिटिव वर्क कर रहा है अगर वो एक्सपैंड हो रहा है तो, और यहाँ पे सिस्टम नेगेटिव वर्क कर रहा है अगर उसको कॉम्प्रेस किया जा रहा है तो। हालांकि उस पर कोई और वर्क कर रहा है, सराउंडिंग वर्क कर रहा है, पर बोलने में हम यही बोलते हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो अगर सिस्टम को दबोचा जा रहा है, उस पर कॉम्प्रेस करके उस पर वर्क किया जा रहा है, तो हम ये बोल देंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। वेरी सिंपल। और अगर नो चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है किसी भी सूरत में, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन वॉल्यूम, इफ, तो इस केस में मतलब डेल्टा भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, अगर आपका V कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स है, चाहे कोई भी केस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी टाइप का प्रोसेस हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन जीरो होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन तभी होगा जब आपका वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर आपका कॉम्प्रेशन होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो आपका वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन इज जीरो। तो आगे यहां पे देखेंगे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो इन तीनों को जोड़ता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो हमने इससे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो वो सबसे स्टार्टिंग का लॉ है। हालांकि उसको जीरोथ लॉ से हमने स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि जीरोथ लॉ जो है ये फर्स्ट लॉ के बाद आया था, तो पर हमें ये लगा कि यार वो इससे भी बेसिक है। मुझे शायद लगता है सेकंड के भी बाद आया था, सेकंड लॉ के बाद, तो क्योंकि वो बाद में आया था लेकिन ऐसा लगा कि वो बहुत बेसिक है, उसको सबसे पहले आना चाहिए था। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तो हम पहले ही देख चुके थे, बोल चुके थे, तो इन्हें बदलना थोड़ा मुश्किल था कि अब इनका नाम चेंज कर दो। इसकी वजह से उसे जीरोथ लॉ बोल दिया गया और सबसे पहले डाल दिया गया। तो जीरोथ लॉ हो गया। अब आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप इक्वेशन वाला पार्ट याद रखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन समझो कि ये कहना क्या चाहता है। कि मान लो अगर आपका कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, उस सिस्टम में, जैसे मान लो ये सिस्टम है आपका, उसमें अगर मान लो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, आप उसको क्यू दे रहे हो, तो जैसे आप किसी गैस को अगर हीट करते हो तो क्या होता है बताओ, ये जो है आपका पिस्टन उसका ऊपर जाने लगेगा और गैस एक्सपैंड होने लग जाएगा, राइट। गैस एक्सपैंड हो रहा है इसका मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वर्क डन हो रहा है, गैस वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। अब देखो ये ध्यान रहे कि जब गैस वर्क डन परफॉर्म करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको एनर्जी चाहिए वर्क डन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जब गैस वर्क डन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो पिस्टन है उसको धक्का मारेगा। पिस्टन धक्का मारने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, उसका एनर्जी वेस्ट होगा पिस्टन को धक्का मार के ऊपर उठाने में। तो ऐसे केस में जब भी गैस किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम करता है और एक्सपैंड होता है, तो उस केस में उसको वर्क डन लगता है, एनर्जी लगता है। अब वो एनर्जी आएगा कहाँ से? अगर आप एनर्जी नहीं दोगे तो उस बेचारे का इंटरनल एनर्जी जो था वो कम होने लग जाएगा, समझे। और अगर सपोज करो, ध्यान देना, कॉम्प्रेशन में और इसमें एक और चीज होता है, मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रेशन के केस में, अगर मैं सिर्फ कॉम्प्रेशन की बात करूं, इन कॉम्प्रेशन इंटरनल एनर्जी U, सॉरी कॉम्प्रेशन नहीं, यहां पे एक्सपेंशन है ना, इन एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी U इंक्रीजेस,
यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि हीट सप्लाई 0 है, आप हीट नहीं दे रहे हो। हीट नहीं दे रहे हो तब की बात हो रही है कि अगर आपने सिस्टम को हीट नहीं दिया और यू इंक्रीज, वो लिख दिया, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, मैं समझा दे रहा हूँ उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। मान लो आप सिस्टम को हीट नहीं दे रहे और सिस्टम बेचारा एक्सपैंड हो रहा है, वर्क डन कर रहा है। तो सिस्टम अगर वर्क डन कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, तो क्या होगा बताओ, उसको एनर्जी उसका वेस्ट होगा ना, पिस्टन को धक्का मार के एक्सपैंड करने में। तो उसके बेचारे की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डिक्रीज होते चले जाएगी। और इस केस में, कॉम्प्रेशन के केस में, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन कॉम्प्रेशन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। कंडीशन क्या है कि आप हीट सप्लाई अगर नहीं कर रहे हो तो अगर मान लो आप हीट सप्लाई ना करो और कोई सिस्टम को कॉम्प्रेस कर रहा है, तो कॉम्प्रेस कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, सिस्टम पे वर्क कर रहा है, सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, तब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जब गैस को कॉम्प्रेस किया जाता है मतलब उसे एनर्जी दिया जाता है, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है। जब गैस खुद ही वर्क डन कर रहा है, गैस पे जब वर्क डन हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, तो वर्क डन भले ही गैस के द्वारा नेगेटिव होता है पर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी, क्योंकि गैस पे अगर वर्क डन हो रहा है मतलब गैस को एनर्जी दी जा रही है। लेकिन जब गैस खुद ही एक्सपैंड हो रहा है तो उसे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी एक्सपेंशन में, तब उसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात तब हो रही है जब हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप हीट सप्लाई करोगे तब क्या होगा बताओ। अब हीट सप्लाई करोगे तो जो हीट उसे मिलता है, गैस इस हीट का यूज करता है एक्सपेंशन में, उसके पास अब एनर्जी मिल रही है ना, उसी एनर्जी का यूज करता है वो एक्सपेंशन में। तो मान लो आपने क्या किया, ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया इसे, तो पहले गैस क्या करेगा, अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, समझे, वो क्या करेगा, अपना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब आपने गैस को, अगर आपने गैस को हीट किया तो उसके मॉलिक्यूल्स स्पीड में आ जाएंगे, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ने लग जाता है। अब हो सकता है कि आपका सारा का सारा हीट वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट ना कर पाए, तो कुछ अमाउंट क्या करेगा, वो आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला जाएगा उसका। अब जो बचा हुआ एनर्जी है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस हीट से वो दो काम करता है, एक तो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और साथ ही साथ एक्सपैंड होता है, मतलब वर्क डन करता है, समझे। तो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है, ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट, ये दो हिस्सों में जाता है। इसका कुछ हिस्सा गैस वर्क डन करने में यूज कर लेता है, एक्सपैंड करने में यूज कर लेता है, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज कर लेता है। आप या तो ऐसे बोल लो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि गैस को जो भी हीट मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा वो वर्क डन करने में चला जाता है। अब बचा हुआ हिस्सा क्या होगा बताओ, जैसे Q में से W वर्क डन करने में चला गया, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है Q माइनस W, इतना वो अपना इंटरनल एनर्जी यूज करने में डाल देता है। तो पहला स्टेटमेंट वही है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W, मतलब Q में से जितना हीट उसने वर्क डन करने में यूज किया एक्सपेंशन में गैस में, बचा हुआ हीट जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे बोल लो, देखो अगर आप सपोज करो W को यहाँ डाल दोगे तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो भी हीट आप दे रहे हो गैस को, दो फॉर्म में जाएगा, कुछ हिस्सा वर्क डन करने में जाएगा, बाकी बचा हुआ हिस्सा वो अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। सिंपल है, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, समझे। चलिए, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन हम करेंगे तो देखेंगे आपको बस साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है और आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना कि मैंने केटीजी में भी आपको बताया था कि आप डेल्टा यू का वैल्यू NCV डेल्टा टी कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी होता है हमेशा। बाकी सिचुएशन के हिसाब से देखो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। सिस्टम को हीट मिल रहा है तो क्यू आप पॉजिटिव लोगे, सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है तो क्यू नेगेटिव लोगे। वर्क डन एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव, कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव। अगर किसी ने पिस्टन को फिक्स कर दिया और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी बात हम कर चुके हैं। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है और आपका जो है वो आधे से ज्यादा काम जो है इसी इक्वेशन से हो जाएगा, समझे। चलिए, इसमें एक और चीज है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, या प्रॉपर्टीज बोल लो। इंटेंसिव वेरिएबल्स, या इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल्स।
इंटेंसिव वेरिएबल्स के प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम। सिस्टम का साइज कितना बड़ा ले लिया या कितना छोटा कर दिया, सिस्टम का साइज मतलब आधा कर दिया या डबल कर दिया, साइज बड़ा छोटा करने पर इस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं मैं अभी फिलहाल एग्जांपल दूंगा। और दूसरा आपका होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, अब एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके साइज पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम, साइज ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज करो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक गैस का सिस्टम है, गैस का ही सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं गैस के, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी। ये सारे के सारे इस गैस के प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल्स है, इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं क्योंकि ये चेंज हो सकता है। आप गैस का वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, गैस की डेंसिटी चेंज कर सकते हो, पर मोलार मास वेरिएबल नहीं है क्योंकि मोलार मास गैस का चेंज नहीं होगा। तो जो प्रॉपर्टीज बदली जा सकती है वही तुम्हारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। इन वेरिएबल्स में से कुछ चीजें इंटेंसिव होगी, कुछ एक्सटेंसिव। जैसे अगर मान लो तुम दिमाग में इमेजिन करो कि इस गैस को मैंने आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इनमें से कौन से प्रॉपर्टीज बदलेंगे और कौन से नहीं बदलेंगे। मतलब अगर सपोज करो मैंने आधा कर दिया, अब मैं सिर्फ इतना हिस्सा देख रहा हूं और पहले मैं पूरा हिस्सा देख रहा था, तो अगर मैं गैस का पहले पूरा हिस्सा देखता हूं तो देखो गैस का वॉल्यूम बड़ा है। जब मैंने उसको आधा कर दिया तो अब सिर्फ मैं अगर इतने हिस्से को कंसिडर करूं तो इतने हिस्से का वॉल्यूम पहले के मुकाबले कम हो गया। तो अगर आप साइज चेंज करोगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के साइज पे। वॉल्यूम जो है आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल में आ जाएगा। अच्छा, गैस के मास की बात कर लेते हैं। क्या पूरा अगर हम लोगों ने कंसिडर किया है पूरा पार्ट इसका, उसका मास और ये आधे वाले हिस्से का मास सेम होगा कि अलग अलग होगा? अगर मैं आधा ही कंसिडर कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मास भी आधा ही होगा, तो पूरे का मास ज्यादा होगा, आधे का मास कम होगा। मास सिस्टम का जो होता है वो भी डिपेंड करता है किस पे? साइज पे। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अगर मैं पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बोलता हूं 70 डिग्री सेल्सियस है और सिर्फ इतने हिस्से की बात करता हूं मैं, तो टेम्परेचर तो हर जगह पे सेम ही है ना। थर्मामीटर लगाओगे चाहे यहाँ पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता कि मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि पूरा देख रहा हूं, टेम्परेचर सेम ही होगा। तो टेम्परेचर आपका किस में आ जाएगा? एक्सटेंसिव में आ जाएगा। उसी तरह से प्रेशर की भी बात करूं तो प्रेशर हर जगह पे सेम होता है। तो प्रेशर भी अगर आप पूरा लो या फिर थोड़ा सा हिस्सा ही देखो गैस का तो प्रेशर भी आपको सेम मिलेगा। उसके अलावा डेंसिटी, डेंसिटी गैस का तो नहीं बदलेगा ना आधा करने पर। ऐसा तो नहीं है ना कि आधे गैस की डेंसिटी अलग होगी और पूरा ले लूंगा तो अलग हो जाएगा। डेंसिटी भी एक इंटेंसिव वेरिएबल है, वो साइज पर डिपेंड नहीं करता। इंटरनल एनर्जी, अब देखो इंटरनल एनर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है। एक पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी, अगर मैं मान लेता हूं ये मोनो एटॉमिक गैस है हीलियम, तो एक पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी 3/2 kBT होता है। अगर 10 पार्टिकल लिया तो मल्टीप्लाइड बाय 10, सबका जोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर मैं आधा ही लेता हूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आधे हो जाएंगे, इंटरनल एनर्जी भी आधा हो जाएगा। तो इवन इंटरनल एनर्जी जो होगा, इंटरनल एनर्जी वो भी क्या होगा? एक्सटेंसिव वेरिएबल, क्योंकि वो भी आपका इसमें साइज पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका इंटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखो आपका सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ऐसा कहलाएगा अगर वो इन 3 इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम में कहीं भी नेट फोर्स नहीं लगता। नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स इज 0 और हर जगह पे आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना। तो हम बोलेंगे कि आपका सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। दूसरा होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम।
केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा कि नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन, नो केमिकल रिएक्शन, और उसके अलावा आपका जो मैटर है वो कांस्टेंट होगा, या कॉम्पोजिशन आपका फिक्स होगा। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक जगह से दूसरी जगह का आपका मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आपका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा। आपका मास या मटेरियल ट्रांसफर नहीं होगा, हर जगह पे सेम होगा, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा अगर वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो। और तीसरा आपका होता है आप ये थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हर जगह पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो हीट ट्रांसफर, नो एक जगह से सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और आपका टेम्परेचर हर जगह पे कांस्टेंट होगा। तो आपका सिस्टम हो सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल में ना हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में ना हो, थर्मल में हो, किसी और इक्विलिब्रियम में ना हो। अगर आपका सिस्टम तीनों इक्विलिब्रियम में एक साथ होता है तब हम बोलते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि वो तीनों इक्विलिब्रियम में है, समझे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है जिसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम जो है ये एक्चुअल में आपके जो प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा चेंज लाओ जिसके वजह से आपका सिस्टम के जो वेरिएबल्स है वो बदल जाए। जैसे मान लो अगर आपने चाय है, आपके पास चाय का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसे नीचे रख दिया और आपने क्या किया, उसको पंखा होकना चालू कर दिया उसके ऊपर, तो उससे उसका टेम्परेचर कम होगा। तो मतलब आपने एक कुछ ऐसा प्रोसेस या चेंज परफॉर्म किया जिसके वजह से उसका एक वेरिएबल जो टेम्परेचर था वो बदल गया। तो जब सिस्टम के वेरिएबल्स बदल जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उसको किसी प्रोसेस के थ्रू डाला था। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस था पंखा होकने का, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा लेकिन आप समझने के लिए ठीक है, बाकी हम डिटेल में तो पढ़ेंगे। तो किसी प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया उसका, तो हम बोलेंगे कि ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आपका टेम्परेचर कम हुआ है। अच्छा, अगर सपोज करो आपका जो सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होगा। मान लो सिस्टम का फिलहाल जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, डेंसिटी जो भी होगा उसका डेंसिटी है, कुछ ना कुछ उसका इंटरनल एनर्जी है। ये सारे के सारे क्या है, उसके वेरिएबल्स हैं। अगर मान लो मैं कुछ प्रोसेस करता हूँ तो प्रोसेस करने की वजह से क्या होगा बताओ, उसके इन वेरिएबल्स में चेंज आएगा, एटलीस्ट एक वेरिएबल में चेंज आना चाहिए। अगर सपोज करो आपका एक भी वेरिएबल में चेंज नहीं आया है तो शायद कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर उसके इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आया। तो जो स्थिति में वो है, स्थिति में होने का मतलब क्या है कि उस स्थिति में उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वैल्यू क्या है, फिलहाल हम जनरली स्थिति को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। उस सिचुएशन को, जिस कंडीशन में वो है, उस कंडीशन को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है उसका, मान लो, ठीक है। हमने कुछ ऐसा किया जिसको हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उस प्रोसेस के थ्रू वो गुजरा, उसके बाद इसके वैल्यूज बदल गए। देखो एटलीस्ट एक वैल्यू बदलना चाहिए, हो सकता है तीनों के तीनों वैल्यू बदल जाए, सारे वैल्यूज बदल जाए, हो सकता है सिर्फ एक ही वैल्यू बदले, पर बदलेगा और वो दूसरे सिचुएशन में चला जाएगा जिसमें उसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि ये पहले एक स्टेट में था, तुम उसको कुछ भी नाम दे दो, स्टेट A, स्टेट B या स्टेट 1, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होने के बाद उसका स्टेट बदल गया। तो वो पहले स्टेट A में था, उसके बाद वो स्टेट B में चला गया। किसकी वजह से गया बताओ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की वजह से। अब ये अलग अलग टाइप का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकता है। कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, बाकी चेंज हो जाए। कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें उसका प्रेशर चेंज ना हो, बाकी चेंज हो जाए। तो ये अलग अलग टाइप का कुछ भी प्रोसेस हो सकता है जिसके थ्रू वो जाएगा तो उसका एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में चला जाएगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का मतलब होता है उसके वेरिएबल्स का बदल जाना। वेरिएबल्स पहले अलग था, बाद में अलग हो गए उसके,
समझे? इस पूरे प्रोसेस को जब हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तब उसे हम लोग पीवी डायग्राम बोलते हैं। तो पीवी डायग्राम में ऑब्वियसली बात है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ए में रहा होगा आपका सब्सटेंस, और उसको मैं P1 V1 बोल देता हूँ। इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। मान लो वॉल्यूम V1 है और प्रेशर यहाँ पे P1 है। आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसके वेरिएबल्स बदलने लगे। अब देखो वेरिएबल्स डायरेक्ट थोड़ी नहीं इससे डायरेक्ट इस पे आ जाएगा। मान लो आपकी चाय है, चाय का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। मान लो आपने कुछ प्रोसेस किया जिसके वजह से उसका टेम्परेचर जो, जैसे मान लो उसके बगल में तुमने आइस लगा दिया, ऐसे आइस रख दिया, तो टेम्परेचर कम होने लगेगा इस प्रोसेस से। तो आपका जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उससे उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है ना कि उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था और अचानक से डायरेक्ट 30 पे चला गया। वो 50 से धीरे 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 30 पे जाएगा और फाइनली 30 पे आपने अगर सपोज करो सिस्टम को उस तरीके से रख दिया कि हाँ चलो अब 30 की या 30 नहीं छोड़ो, आइस का टेम्परेचर 0 है ना, तो वो 0 पे जाएगा, तो उसका फाइनल टेम्परेचर 0 हो गया। पर वो 50 से 0 पे डायरेक्ट थोड़ी नहीं गया, वो सारे टेम्परेचर से होके गया है। बस फर्क ये है कि उसके जो बीच के टेम्परेचर्स थे वहां पे वो रुका नहीं, वो किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं था। वो पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में था 50 डिग्री सेल्सियस पे और डायरेक्ट 0 पे आने के बाद वो रुका है। रुकने का मतलब अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो फिर से इक्विलिब्रियम में चला गया है। तो दो स्टेट है, एक तो P1 V1 और दूसरा आपका P2 V2, जो मैं चाय की बात कर रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, ये दो आपके इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब यहां भी रुका था यहां भी रुका था। बीच वाले जो सारे स्टेट थे जो उसके टेम्परेचर चेंज हुए हैं उसमें वो रुका नहीं था, लेकिन वो सबसे होके गुजरा है ना। तो हम अगर वो सारे बीच वाले चीजों को, बीच वाले स्टेट्स को मिला दें तो आपको एक रास्ता मिलेगा कि यहाँ 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 इन स्टेट से होकर गुजरा है वो, और उसके बाद वो फाइनली बी पर पहुंचा जहाँ पे उसका वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर P2 हो गया। समझ गए? तो जो बीच वाले स्टेट से होकर गुजरा है, और हम एरो दिखा देते हैं कि वो A से B तक गया, हो सकता है B से A तक आया तो एरो उल्टा हो जाएगा आपका। तो जो बीच वाले स्टेट से होकर गुजरा है उसे हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट्स बोलते हैं। या तो इंटरमीडिएट स्टेट्स बोलेंगे या फिर हम उसको पाथ बोलते हैं। पाथ, पाथ मतलब बीच के इंटरमीडिएट स्टेट्स, उसको हम पाथ बोलते हैं, जिससे आपका सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में घुसा हो। बात सिंपल है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप का पीवी डायग्राम हो सकता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि भाई ऐसा कोई केस है जहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर बदलेगा ही नहीं, तो उसका पीवी डायग्राम कैसे आ जाएगा बताओ? यहाँ से सीधा यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो आपका पीवी डायग्राम सीधा ही होगा आगे। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको पीछे कर दो वॉल्यूम डिक्रीज होने के केस में। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर किस तरीके से जा रहा है, प्रेशर वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। मान लो आपका पीवी डायग्राम ऐसा है, तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है A to B। अगर मैं A to B जा रहा हूँ ऐसे, तो मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, मतलब मेरा वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर में क्योंकि नीचे आ रहा हूं मैं, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, P डिक्रीजेस। अगर मैंने ग्राफ उल्टा बना दिया तो क्या होगा बताओ? ऐसे PV, तब क्या होगा? सॉरी, तो देखो मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं ना, तो मैं वॉल्यूम में पीछे आ रहा हूं, V डिक्रीजेस। और प्रेशर में मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं मतलब P इंक्रीजेस। तो ऐसे अलग अलग केस में आपका ग्राफ अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इनिशियल स्टेट और ये आपका फाइनल। ये इस केस में ये इनिशियल स्टेट हो जाएगा, इनिशियल स्टेट, और ये आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा, फाइनल स्टेट। यहां पे ये आपका इनिशियल था और ये आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा। समझे? अब यहां पे तीन चीजों की मैं बात करूंगा कि कौन सा वेरिएबल आपका पाथ डिपेंडेंट होता है और कौन सा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो ये मैटर करेगा। अगर आप किसी और रास्ते से चले गए या किसी और पाथ से चले गए तो ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो मतलब पहले हम हीट की बात करेंगे,
तो आपका जो हीट होता है Q इज पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट मतलब क्या, अगर आपने सिस्टम को इस तरीके से हीट दिया तो उसे हीट अलग मिलेगा, इस तरीके से हीट सप्लाई किया तो हीट अलग मिलेगा। अलग अलग डायरेक्शन में सिस्टम को हीट अलग अलग पाथ के थ्रू अगर आप जाओगे तो हीट अलग अलग मिल सकता है। दूसरा होता है आपका डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर सपोज करो कोई यहां से यहां जा रहा है इस रास्ते से तो भी डेल्टा यू सेम होगा, और यहां से यहां जा रहा है तो भी डेल्टा यू सेम होगा। मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से पाथ से गए, बस इनिशियल और फाइनल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तीसरा वर्क डन, डब्ल्यू। डब्ल्यू इज पाथ डिपेंडेंट। वर्क डन भी आपका अलग अलग केस में अलग अलग होगा। ठीक है, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। यहां से जाओगे वर्क डन अलग होगा, ऊपर से आओगे वर्क डन अलग होगा, कहीं और से जाओगे तो वर्क डन अलग होगा। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि पीवी डायग्राम में जैसे कोई भी पीवी डायग्राम आपका बनता है, मान लो ए से लेकर बी तक, वो तो ध्यान रखना ही है वर्क डन का आपका साइन कन्वेंशन। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ वर्क डन नेगेटिव, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर आपका जो भी ग्राफ बन रहा है, पाथ बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ग्राफ के नीचे का, पीवी डायग्राम में ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया ये एरिया आपको वर्क डन दे देगा। मतलब अगर आपको वर्क डन निकालना है तो एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। सिंपल। ठीक है, तो ये बातें होंगी आपके पीवी डायग्राम की। आगे बढ़ते बच्चों, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे थर्मोडायनेमिक, अलग अलग टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं। तो एक एक प्रोसेस पे हम लोग नज़र डालते हैं, उसकी क्या खासियत है, उसका क्या थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि हमने फर्स्ट लॉ में देखा था 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन, डेल्टा यू दैट इज चेंज इन एनर्जी, क्यू मतलब हीट, और डब्ल्यू मतलब वर्क डन। हीट ट्रांसफर, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तीनों हर एक प्रोसेस के लिए उन तीनों का क्या वैल्यू है ये हम देखेंगे। तो पहले तो 2 प्रोसेस आपके देख लेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो ऐसा प्रोसेस है जिसे आप कभी भी वापस उसी डायरेक्शन में, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। मतलब ये कि जैसे जैसे प्रोसेस आपका हुआ है, अगर आप उसको वैसे वैसे उसी डायरेक्शन में वापस मोड़ ले जाओ तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। पाथ कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड, जैसा आया वैसे चला जाएगा। ये इसका पीवी डायग्राम, और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। अगर प्रोसेस बहुत स्लो हो तो ही ये पॉसिबल है, और यहाँ पे इस प्रोसेस में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस का वैसे कोई एग्जाम्पल तो हम नहीं दे सकते क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है। पर यस, आप बोल सकते हो कि जो तुम्हारा बर्फ का पिघलना होता है ये एक हिसाब से रिवर्सिबल प्रोसेस माना जा सकता है, क्योंकि अगर मान लो आप इसका टेम्परेचर बढ़ाने लग जाओ तो धीरे धीरे ये पिघलने लग जाएगा। और टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करने लग जाओ, जैसे मान लो इसको किसी बॉक्स में ठूस दो या किसी कंटेनर में, ग्लास में ठूस दो, मान लो पानी को ग्लास में रख दो, टेम्परेचर बढ़ाओ, कम करोगे धीरे धीरे तो क्या होगा, पानी बर्फ बनने लग जाएगा। और किसी भी वक्त आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर धीरे धीरे अगर आप उसको बढ़ाने लग जाते हो तो ये फिर पिघलने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस को एग्जैक्टली उल्टा किया जा सकता है। ये है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। ये एग्जैक्टली वैसे नहीं मुड़ता है, एग्जैक्टली आप इसका पाथ नहीं मोड़ सकते हो, पर यस, ये कहने के लिए अगर आपको समझना है तो ये आप एक एग्जाम्पल हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस का। वैसे पूरी तरह से मोड़ना पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, एक आइडियल प्रोसेस है। ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए तो भाई इसका पाथ एग्जैक्टली उसी रास्ते से वापस जाना वो मुश्किल है और पॉसिबल नहीं है इस केस में। ये प्रोसेस हमेशा सडन होता है। जो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, तो उसे एग्जैक्टली उसी पाथ से मोड़ना मुश्किल है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। एक एग्जांपल है, जैसे बलून है, बलून में आप बलून पूरा फुला लो, आप इन्फ्लेटेड बलून है और उसमें पिन मारो, अचानक से गैस उसके अंदर से बाहर आ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। अब उन सारे गैसेस को उसी रास्ते से वापस ले जाकर बलून के अंदर उसी तरीके से स्टार्टिंग कंडीशन को वापस लाना पॉसिबल नहीं है, समझे। तो ये एक जो सडन एक्सपेंशन हुआ गैस का, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। आप उसको उसी रास्ते से वापस नहीं ले जा पाओगे।
तो मान लो आप गए थे इस रास्ते से, हो सकता है आप वापस बलून में गैस भर के उसको उस स्थिति में ले आओ, लेकिन आपको किसी और रास्ते से जाना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके निकले हैं वो जिस रास्ते से बाहर निकले थे उसी रास्ते से उसको मोड़ के एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करके वापस आप बलून में उसे गैस को भर दो। तो आपका जाने का रास्ता अलग था, आने का रास्ता अलग हो सकता है। सो पाथ कैन नॉट बी रिवर्स्ड एग्जैक्टली। ये सडन और रैपिड प्रोसेस होता है और इसमें एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि ऐसे प्रोसेस में जनरली डिसिपेटिव फोर्सेस शामिल होते हैं। डिसिपेटिव फोर्स का एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे डिसिपेटिव फोर्सेस हैं। इन फोर्सेस के शामिल होने की वजह से आपका प्रोसेस में एनर्जी लॉस हो जाता है। ये रहा इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगला है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो याद करो, हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू का वैल्यू जीरो डालोगे तो क्यू डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा, और क्यू डब्ल्यू इक्वल होता है। और इस प्रोसेस में वर्क डन का जो वैल्यू होता है वो nRT ln V2 अपॉन V1 होगा। ln मतलब log टू द बेस e, या फिर nRT ln P1 अपॉन P2 होगा, समझे। और क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इससे क्या हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन V, या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसके वजह से हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो वही यहाँ पे V2 अपॉन V1 की जगह पे P1 अपॉन P2 डाल दिया। V1 इनिशियल वॉल्यूम है, स्टार्टिंग का वॉल्यूम। V2 फाइनल वॉल्यूम है। P1 इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर, और T तो वैसे भी इस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो प्रेशर बढ़ाओगे, कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, तो ग्राफ आपका सीधा नीचे जाएगा ऐसे। तो पीवी ग्राफ जो होता है, पीवी डायग्राम जो होता है इस प्रोसेस का, उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, इस नाम से डिनोट करते हैं। अगला प्रोसेस है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो। देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा P डेल्टा V होगा। ये कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट ना भी हो तब वर्क डन का फॉर्मूला में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। पर जो भी हो, वर्क डन का जो फॉर्मूला आप ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो हो रहा है। वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ना तो एक्सपेंशन हो रहा है ना कॉम्प्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स है, वर्क डन इज जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू में वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू क्यू के बराबर होगा। और मैंने कहा था आप हमेशा डेल्टा यू का वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो, तो डेल्टा यू और क्यू का वैल्यू दोनों एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। इसमें क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो आपका जो पीवी डायग्राम होगा वो सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपका जो इक्वेशन बनेगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आइडियल गैस के लिए बनेगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T, P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये हो गया आपका कौन सा था? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में P कांस्टेंट होता है, तो आप वर्क डन P कांस्टेंट के लिए वर्क डन क्या लिख सकते हो? P डेल्टा V, या फिर आप लिख सकते हो NR डेल्टा T। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला यूज हो सकता है। डेल्टा यू आप NCV डेल्टा T लिख ही सकते हो, और Q क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इस केस में Q का वैल्यू आता है NCP डेल्टा T, इधर CV इधर CP। आप अगर गौर करोगे तो देखो किसी न किसी हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ जीरो हो रहा था। अब देखोगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V जीरो था, तो इसका मतलब आपका वर्क डन जीरो हो जा रहा था। इसके पहले का प्रोसेस हम लोगों ने देखा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो हो जा रहा था, पर इस प्रोसेस में कुछ भी जीरो नहीं होगा। आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें न क्यू न डब्ल्यू और ना ही डेल्टा यू, तीनों जीरो नहीं होगा, तीनों कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा जो कि प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इसके पीवी डायग्राम को हम आइसोबार बोलते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका चार्ल्स लॉ आ जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T हो जाएगा, तो V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन T2 आ जाएगा। उसके बाद का आपका जो प्रोसेस है वो है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू जीरो होता है। देखो फिर कुछ जीरो हो गया, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, Q इज इक्वल टू जीरो।
एडियाबैटिक प्रोसेस में, या हीट ट्रांसफर का वैल्यू जीरो होता है यहाँ पे, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे, क्यू इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो डेल्टा यू और माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कि जो भी वर्क डन का वैल्यू होगा उसमें आप नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा यू मिल जाएगा तुम्हें। तो वर्क डन का वैल्यू इसका होता है 1/1 माइनस गामा, जहाँ पे गामा एक्चुअली CP/CV होता है, जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देख चुके हैं। 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, या फिर PV इज इक्वल टू NRT यूज करोगे तो N/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये वर्क डन हो जाएगा। इसी में माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। उसके अलावा ये ग्राफ है इसका, देखो पीवी डायग्राम आइसोकोरिक प्रोसेस का, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस का और एडियाबैटिक प्रोसेस का नेचर आपको सेम मिलता है, दोनों ही नीचे जा रहा होता है। बस फर्क ये होता है कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में ये कम नीचे जाता है आइसोथर्मल, और एडियाबैटिक में ज्यादा नीचे चला जाता है, इसका स्लोप ज्यादा होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में ज्यादा नीचे चला जाता है और कुछ नहीं, बाकी दोनों का ग्राफ सेम होता है। इस प्रोसेस में भी क्योंकि पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। समझ गए? 3 इक्वेशन जो इसमें फॉलो होता है ये आपको याद रखना है। पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी से हम बाकी दो डिराइव कर सकते हैं। आपको बस ये इक्वेशन यूज करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जब आप ये इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो v के जगह पे अगर आप v उठा के डालोगे तो p और t में रिलेशन मिल जाएगा, और अगर p उठा के डालोगे तो v और t में रिलेशन मिल जाएगा। अगर आप याद कर पाओ तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका टाइम बचेगा। ये 3 इक्वेशन प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन देता है, टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन देता है, और ये प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन देता है। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके अलावा यहाँ पे है आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में देखो क्या होता है कि जहां से आप स्टार्ट करते हो घूम के वापस से उसी स्टेट पे आ जाते हो, मतलब आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है, यही होता है। तो इससे क्या होगा बताओ? इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इनफैक्ट इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर भी सेम होगा, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम भी सेम होगा। जब पूरा का पूरा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ही सेम हो गया तो सारा इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज सेम हो जाएगा। अब अगर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर में मतलब चेंज नहीं हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो इसका मतलब आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू जीरो हो गया आपका। इस इक्वेशन में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू आप देखोगे और डेल्टा यू जीरो डालोगे तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। और साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना कि आपका जो पीवी डायग्राम है इसमें वर्क डन कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ लूप। मतलब देखो एक लूप बनेगा, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई वहीं पे वापस आके खत्म होगा, तो एक लूप बनेगा। उस लूप का जो एरिया होगा यही आपको वर्क डन दे देगा। इस लूप का एरिया निकालोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। समझ गया? फ्री एक्सपेंशन पे आते हैं। फ्री एक्सपेंशन के केस में देखो क्या है, एक्सपेंशन अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब अगर कोई गैस एक्सपैंड हो रहा है और उसे रोकने के लिए कोई नहीं है, बाहर से प्रेशर डालने के लिए कोई नहीं है, जैसे कि वैक्यूम में चला जाए, तो वैक्यूम में गैस अगर छोड़ दोगे एक्सपैंड होने के लिए तो बाहर से कोई प्रेशर नहीं होता है जिसके अगेंस्ट वो एक्सपैंड हो रहा है, फ्री एक्सपैंड हो रहा है, तो वो फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा वैक्यूम के केस में। मतलब बाहर से कोई अगर एक्सटर्नल प्रेशर ना हो तब अगर गैस एक्सपैंड हो तो उसे फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। और फ्री एक्सपेंशन में क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है। अगर किसी पिस्टन के अंदर या किसी सिलेंडर के अंदर आपने गैस भर रखा, पिस्टन लगा रखा है, तो अगर इसमें गैस एक्सपैंड होगा तो क्या होगा बताओ? आपका जो वो पिस्टन है वो पिस्टन को धक्का मारेगा तभी एक्सपैंड हो पाएगा। तो पिस्टन को धक्का मारते समय गैस को वर्क डन परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके वजह से उसकी एनर्जी जाती है। तो उसके इसमें वर्क डन होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आता है, और अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो हीट भी आ जाएगा। लेकिन जब फ्री एक्सपेंशन हो तो गैस को वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाहर कोई पिस्टन है ही नहीं ना जिसे वो धक्का मारे, तो उसकी एनर्जी नहीं जा रही है। ना तो डेल्टा यू में कुछ फर्क पड़ रहा है, ना तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, ना उसे वर्क डन करना पड़ रहा है, और ना ही आप हीट भी सप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे सब जीरो हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन में सब जीरो होता है। अगर बाहर से कोई प्रेशर नहीं है और बिना बाहर के प्रेशर पे फ्रीली एक्सपैंडर है कोई गैस, तो उसे हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। अच्छा, इसको अगर तुम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि देखो Q इज इक्वल टू जीरो है ना,
एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने Q इज इक्वल टू 0 माना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक प्रोसेस भी होता है। ठीक है, इवन आइसोथर्मल प्रोसेस भी होता है। क्यों बताओ? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि डेल्टा यू 0 है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो एक फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस भी होता है और साथ ही साथ एडियाबैटिक प्रोसेस भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, लगभग इसके लास्ट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे मैं बस आपको बता दे रहा हूँ, इसके अलग अलग स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट्स आप टेक्स्ट बुक से या तो देख सकते हो या मेरे हैंड रिटन नोट से देख सकते हो। अगर मान लो इसके स्टेटमेंट पे अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो वो तो हम ऑन द स्पॉट डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ कहना क्या चाहता है बस ये आपको बता देता हूँ। दो मेन स्टेटमेंट्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ये कहती है, सबसे पहले चीज़ तो ये कि भाई आपका हीट जो है वो अपने आप कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो हीट ट्रांसफ़र जो है ये आपका हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। देखो ये बात जो है आपका, ये फर्स्ट लॉ ने आपको नहीं बताया था। फर्स्ट लॉ ने एक हिसाब से सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन दिया था। अगर मैं आप पे फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो जो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ कहाँ देखा था, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका ये सिर्फ इतना कहती है, इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस आपको इतना कहती है कि आपने जो भी हीट दिया है वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, मतलब आपका एनर्जी कंजर्व हो रहा है। याद रखना फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ आपका एक्चुअली में एक हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना हीट आपने दिया, जितना एनर्जी आपने दिया, वही एनर्जी बाकी दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से आया नहीं, ना ही एनर्जी क्रिएट हुआ पूरे प्रोसेस में और ना ही कहीं एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा। जो एनर्जी आपने क्यू हीट के फॉर्म में दिया था वही वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में चला गया। तो ये एक हिसाब से फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को ही दर्शाता है। लेकिन इस प्रोसेस में या इस लॉ में आपको ये कहीं से नहीं पता चलता है कि हीट फ्लो कहाँ से कहाँ होगा। हीट फ्लो का डायरेक्शन आपको पता नहीं चलता है, ये हमें सेकेंड लॉ बताता है। हालांकि हीट फ्लो का डायरेक्शन हम अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर जानते हैं कि हमेशा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो होता है, पर ये हमारा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई लॉ नहीं था थर्मोडायनेमिक्स में, और ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका ये कहती है कि हीट जो है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लो टेम्परेचर, फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, हाई टू लो टेम्परेचर। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हाई टू लो टेम्परेचर पे ही हीट फ्लो होगा। अब ये लॉ बन चुका है, अब ये फिक्स हो चुका है, ये अब फिजिक्स का लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। या तो एक स्टेटमेंट ये है, और इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट फ्लो करवाना है तो ये अपने आप तो होगा नहीं, लेकिन आप ज़बरदस्ती बाहर से वर्क डन करके ज़रूर करवा सकते हो। तो स्टेटमेंट ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर आपको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट फ्लो करवाना पड़ेगा या आपको अगर करवाना है तो आपको बाहर से ज़बरदस्ती वर्क डन करके ऐसा करना पड़ेगा, अपने आप हीट फ्लो लोअर टू हायर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसका दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कहता है कि हम अगर सपोज करो किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हीट से हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन करवा सकते हैं। वर्क डन का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो मोशन से रिलेटेड हो। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो किसी चीज़ को मूव करवा सकते हो, किसी पर मैकेनिकल वर्क कर सकते हो। तो ये तो हो सकता है, जैसे अगर मान लो आपने किसी को हीट किया, मान लो पिस्टन है, और अगर आपने यहाँ पे हीट किया इसको, सिस्टम को, तो पिस्टन मूव होने लगता है। तो पिस्टन जो मूव होता है तो पिस्टन के पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो आप अगर हीट देते हो तो उस हीट से आप क्या कर सकते हो, इस हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट लॉ तक हमें ऐसा लगता था कि आप जो भी हीट दे रहे हो वो वर्क डन में कन्वर्ट हो सकता है पूरी तरीके से। मतलब आपने अगर मान लो 10 जूल का हीट दिया तो वो सारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, सारा का सारा हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है। वर्क डन में कन्वर्ट करने का मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, किसी चीज को मूव करने में सारा एनर्जी दे देना। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्राई किए गए, मशीन्स बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कभी भी आपका 100% हीट जो है वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वेस्ट हो ही जाता था, और एक्चुअली आपका सारा का सारा हीट जो है 100% वर्क डन में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाया और कोई नहीं कर पाया। तो फाइनली आपका क्या हुआ, एक लॉ बन गया जो ये कहता है कि 100% हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसका वेस्ट होगा ही, और वो सिंक में चला जाएगा। अब ये सिंक क्या है, ये मैं आपको हीट इंजन जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो Q को आप वर्क डन में, हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हो, और आपका जैसे मान लो 100 जूल का हीट है, तो ये सारा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा। मान लो बहुत अच्छा आपने एक मशीन लाया कन्वर्ट करने के लिए जो 90 जूल ऑफ हीट को कन्वर्ट कर दे रहा है, लेकिन अभी भी 10 जूल ऑफ हीट जो है ये वेस्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा सिंक में, समझे। और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिंक में जाएगा ही, सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये अगेन एक दूसरे तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट किया गया है। तो ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स है, ये 2 स्टेटमेंट जो आपके बुक में लिखा गया है। इसके अलावा कुछ अगर होता है तो हम देख लेंगे क्वेश्चन पे, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट जो मेन आपको ध्यान में रखना है कि सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट फ्लो नहीं हो सकता बिना ज़बरदस्ती किए। चलिए, अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। 2 चीज़ें बस बची हुई बच्चों आपका, एक तो हीट इंजन और दूसरा रेफ्रिजरेटर। देखो हीट इंजन जो होता है ये यही वो चीज़ है, यही वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स हीट टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोलो या फिर वर्क बोल दो, मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला हीट इंजन कहलाता है। हीट इंजन जो है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उस पर भी फिलहाल मैं जा नहीं रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे बस आप ऐसा समझ लो कि ये एक इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें कैसा होता है कि आपका एक कंपार्टमेंट होता है, उसमें कुछ गैस होता है, इस गैस को हम लोग वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें मान लेते हैं हमने कुछ ऐसे पिस्टन लगा रखा है जो कि आपके किसी सिस्टम से कनेक्टेड है, और वो सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, वो सिस्टम आपका मूव कर रहा है। मानो जैसे इसको कनेक्ट कर दिया पहिए से, गाड़ी के पहिए से, तो अगर पिस्टन ऊपर नीचे करेगा तो आपका पहिया मूव करेगा ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, यहाँ पे जो भी मैं हीट सप्लाई करूँगा उसको फाइनली हम वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हैं। गाड़ी से अगर लगा दिया है तो मैं हीट दूंगा, वर्क डन में कन्वर्ट होगा। तो इसका एक प्रोसेस होता है। आपका जो हीट इंजन है वो हीट इंजन किसी भी साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है, साइक्लिक प्रोसेस पे, ठीक है। अब इस साइक्लिक प्रोसेस में कैसा होता है ना कि जैसे मान लो साइक्लिक प्रोसेस आप समझते हो ना, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहीं से वापस ख़त्म होगा। तो ये प्रोसेस अगर आप देखोगे टिपिकल हीट इंजन का, तो आपका कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। ये अलग अलग प्रोसेस हो सकता है इसमें, पर एक टिपिकल हीट इंजन में क्या होगा देखो कि आपका पहले तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से आपका प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, फिर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, और फिर यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, और फिर मान लो इस स्टेज पे आ गया वापस, तो आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो रहा है, फिर बाद में कांस्टेंट हो जा रहा है वॉल्यूम। तो पिस्टन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है, फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब पिस्टन नीचे आ रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब पिस्टन उसी जगह पे है। प्रेशर भी बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है, फिर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फिर प्रेशर और इंक्रीज हो रहा है वापस यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो प्रेशर वॉल्यूम कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, मिला जुला कर पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ये यहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पर आप आ जाएगा, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो एक साइकिल में आपका पिस्टन ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसी दौरान आपका जो हीट मिला है इसको, ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन में। इस प्रोसेस में देखो होता क्या है कि हम इस वर्किंग सब्सटेंस को
दो अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे देखो होता है क्या, जैसे आपका वर्किंग सब्सटेंस जो है, ये मैं एनर्जी फ्लो डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो एक हाई टेम्परेचर पे अगर हम रखते हैं उसे, तो हाई टेम्परेचर पे वो हीट एब्जॉर्ब करता है। हाई टेम्परेचर को सोर्स भी बोला जाता है, हाई टेम्परेचर को हम सोर्स बोलते हैं। मान लेते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो TH है TH मतलब इसको हॉट रिजर्वॉयर भी बोला जाता है, अलग अलग नाम से देखा जाता है। हॉट रिजर्वॉयर जिसको सोर्स बोला जाता है, और उसका टेम्परेचर जो है आपका वो TH है। अब अगर आपका जो सिस्टम है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, वो अगर हॉट रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में, मतलब हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में अगर आपने रखा इसे, देखो इसे हीट कैसे मिलेगा। इसको आप किसी हीट के सोर्स के कांटेक्ट में रखोगे ना, तो हम इसे पहले हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में अगर रखें, तो ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर की वजह से हाई टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करता है। और मान लेते हैं कि QH अमाउंट ऑफ हीट उसमें से निकाल लेता है। किसमें से? हॉट रिजर्वॉयर में से QH अमाउंट ऑफ हीट ये अंदर खींच लेता है इसके बाद वो देखो वर्क डन कर रहा है साइड में, तो ये क्या करेगा, इस हीट को हीट इंजन क्या करता है, वर्क डन में कन्वर्ट करता है। लेकिन सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और जो बचा हुआ हीट है, वो बचा हुआ हीट सिंक में चला जाता है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे सिंक में चला जाता है। सिंक एक ऐसा आपका रिजर्वॉयर है, इसको हम कोल्ड रिजर्वॉयर बोलते हैं, जो कि लो टेम्परेचर पे होता है। रिजर्वॉयर ये लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर हम मान के चलते हैं QC। तो अब जो बचा हुआ हीट है वो हम क्या करते हैं, सिंक में जब उसको अटैच करते हैं तो सिंक में देता है। और ये आपको प्रोसेस जो है इसी तरीके से जाएगा ही, सारा का सारा हीट कभी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जो कन्वर्ट हो गया वो हो गया, बचा हुआ हीट कहाँ जाएगा, आपके सिंक में जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें जो आपका सिंक में टेम्परेचर जा रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। हम यहाँ पे हीट को पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहे हैं। याद रखना कि आपका रेफ्रिजरेटर और ये जो हम हीट इंजन पढ़ रहे हैं, इसमें आप हीट के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे, इसमें मैंने मॉड डाल रखा है। जो भी वैल्यूज लोगे पॉजिटिव वैल्यूज ही लोगे। अब देखो यहाँ पे QH अमाउंट ऑफ हीट खींचा गया, ध्यान से देखना, QH अमाउंट ऑफ हीट खींचा गया, उसमें से W वर्क डन कर दिया गया, तो W माइनस कर दो। जो बचा हुआ हीट है QH माइनस W, यही सिंक में चला गया, यही हीट आपके सिंक में चला गया। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट बचेगा ही, वेस्ट होगा ही, जिसको सिंक में भेजना जरूरी है, नहीं तो ये सिस्टम खराब कर सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सारा का सारा हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ और सिंक के लिए हीट जीरो बचा हो। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सिंक में बचेगा ही हीट जाने के लिए। अगर आपका इंजन बहुत अच्छा है तो ये लगभग बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा, और सिंक में हीट काफ़ी कम जाएगा। जितना ज़्यादा इंजन अच्छा है आपका, उतना कम हीट सिंक के लिए बचेगा, क्योंकि फिर वो हीट को जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट कर चुका होगा यहाँ पे इंजन के लिए हम लोग एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपने कितना वर्क डन किया अपॉन कितना हीट आपने सिंक से निकाला, और सॉरी सोर्स से निकाला। वर्क डन अपॉन कितना आपने सोर्स से हीट लिया है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो वर्क डन का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ से आप देखोगे तो वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा QH माइनस QC। वर्क डन विल बी इक्वल टू QH माइनस QC होगा, राइट। इस फॉर्मूले के हिसाब से वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन को यहाँ ले आओ, QC को वहाँ ले जाओ, QH माइनस QC अपॉन QH। तो यहाँ से आपको 1 माइनस QC बाई QH का एक फॉर्मूला मिल जाएगा एफिशिएंसी का, ठीक है। और ये पाया गया कि एफिशिएंसी कैनॉट बी 100, कैनॉट बी इक्वल टू 1, कैनॉट बी इक्वल टू 1, हमेशा एफिशिएंसी 1 से कम ही रहा है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, is always less than 1। क्योंकि देखो अगर एफिशिएंसी 1 हो जाए, अगर एफिशिएंसी 1 हो जाए तो मतलब आपका QH विल बी इक्वल टू W। यहाँ अगर एफिशिएंसी 1 हो जाए तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, QH के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना हीट आपने निकाला था सोर्स से वो सारा आपने वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ ही कहता है, हमने देखा था ना अभी कि सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी जो है किसी भी हीट इंजन की 1 नहीं हो सकती। अगर मैं हम परसेंटेज में देखें, इन परसेंटेज एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। 1 मतलब होता है 100%, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको। एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम ही होगा, या फिर वैल्यू देखेंगे तो 1 से कम ही होगा। ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि यार मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला एक इंजन बनाते हैं। किस केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकता है इंजन, क्योंकि हमारा एम तो यही है ना कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एक साइंटिस्ट था जिसने कार्नोट इंजन बनाया, कार्नोट इंजन। और ये कार्नोट इंजन जो है वो कार्नोट साइकिल पर चलता है। कार्नोट साइकिल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कार्नोट साइकिल पे चलता है। अगर कार्नोट साइकिल का यूज़ करके आप कार्नोट इंजन बनाते हो तो इस कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी होगा वो मैक्सिमम होगा। अब कार्नोट इंजन का अगर आप कार्नोट साइकिल देखोगे तो ये देखो कुछ ऐसा है। इसमें 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस आएगा, फिर आइसोथर्मल होगा और फिर एडियाबैटिक होगा। मतलब 1, 2, 3 और 4। इसमें से 1 और 2 जो है, सॉरी 1 और 3 जो है ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। और 2 और 4 जो है वो एडियाबैटिक है। तो अगर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, देखो साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें भी वही चीज़ होगा, आपका पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, हीट जो है अंदर लेके वर्क डन में कन्वर्ट होगा। सेम वही हीट इंजन जैसा वर्क करता है वैसा ही है प्रोसेस में। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, 2 आइसोथर्मल होना चाहिए और 2 एडियाबैटिक होना चाहिए। अगर आप 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक के सहारे कोई भी हीट इंजन बनाते हो तो उसे हम कार्नोट इंजन बोलेंगे, और ये जो साइकिल है इसको कार्नोट साइकिल बोलते हैं। इससे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। कार्नोट साइकिल हमेशा क्या देता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। कुछ बातें और ध्यान रखना कि कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी होता है वो मैक्सिमम होता है। कार्नोट इंजन गिव्स, कार्नोट का स्पेलिंग सही है ना, गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। पर ये भी 100% नहीं होता है, इसकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, पर बाकियों के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देगा। दूसरी बात, एफिशिएंसी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। हॉट रिजर्वॉयर और कोल्ड रिजर्वॉयर का जो टेम्परेचर है उनमें कितना डिफरेंस है, यहाँ पे देखा था ना, हॉट रिजर्वॉयर और कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर TC होगा, इसका टेम्परेचर TH होगा। मैंने QC लिख दिया था, सॉरी, QC अमाउंट ऑफ हीट नीचे आएगा, सिंक में जाएगा। तो TC और TH में कितना डिफरेंस है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। ये सिर्फ इसकी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, एंड नॉट ऑन वर्किंग सब्सटेंस, नॉट ऑन वर्किंग सब्सटेंस। आपने वर्किंग सब्सटेंस मतलब कौन सा गैस लिया है एक्सपेंशन के लिए आपने इसमें सिलेंडर में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो कार्नोट इंजन है तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा हॉट और कोल्ड रिजर्वॉयर का, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। दैट्स इट, समझे। और इसकी एफिशिएंसी जो दी जाती है वो होता है 1 - TC/TH। तो देख रहे हो, TC और TH पर डिपेंड करेगा बस, ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ, हालांकि इस केस में भी आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 - वो तो किसी भी इंजन के लिए QC/QH। उसके अलावा आप कार्नोट साइकिल है तो आप ये टेम्परेचर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और इस केस में QC/QH जो होता है वो TC/TH के बराबर हो जाता है कार्नोट इंजन के केस में। तो भाई ये हो गई आपके कार्नोट इंजन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो एग्जैक्टली उल्टा होता है आपका, रेफ्रिजरेटर जो होता है वो आपका एग्जैक्टली उल्टा होता है, उसका काम उल्टा होता है। जो एक इंजन करता है उसका एग्जैक्टली उल्टा काम होता है आपका रेफ्रिजरेटर का।
रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन, ये उल्टा करता है, बाय वर्क डन, बाय डूइंग वर्क। मतलब अब ये क्या कर रहा है कि वर्क डन सप्लाई करके कोल्डर रीजन टू हॉट रीजन में हीट सप्लाई करता है। जनरली क्या होता है कि आपका जो हीट है वो कहाँ से कहाँ जाता है बताओ, हॉटर रीजन टू कोल्ड रीजन में ही जाएगा, क्योंकि हमारा हॉट से कोल्ड ही हीट सप्लाई होता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कोल्ड से हॉट रीजन में हीट सप्लाई करता है। देखो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो आपके घर पे फ्रिज पड़ा हुआ है, उसका अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है फ्रिज का, ये ठंडा होता है और बाहर जो होता है वो हॉट होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप सपोज करो कोई पानी या सामान आप अंदर रखते हो, किसके अंदर, इसके अंदर रखते हो, तो क्या होता है, फ्रिज जो है अपने अंदर का ही जो रीजन है उसको ही और ठंडा करते हैं। जैसे मान लो आपने फ्रिज का आपको चाहिए कि भाई और ठंडक बढ़ जाए फ्रिज के अंदर का, और कोल्डनेस जो उसका है और ठंड बढ़ जाए, तो आप बटन घुमा देते हो और फ्रिज का और ठंडा जो है कोल्ड और बढ़ जाता है, कोल्डनेस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है बताओ, जाहिर सी बात है, अगर ये कोल्डर रीजन और ठंडा हो रहा है इसका मतलब वो हीट बाहर फेंक रहा है, और बाहर तो हॉट रीजन है। तो ये करता है काम कॉम्प्रेसर की हेल्प से। आपके फ्रिज में एक कॉम्प्रेसर लगाया हुआ रहता है, और याद रखना एसी का भी काम सेम है, बस एसी एक हिसाब से बड़ा फ्रिज है। एसी छोटे कंपार्टमेंट को ठंडा करता है, और आपका फ्रिज जो है वो छोटे कंपार्टमेंट को ठंडा करता है, एसी बड़े कंपार्टमेंट को ठंडा करता है। दोनों सेम चीज़ है, बस एरिया बड़ा है एसी के केस में। कंप्रेसर लगा रहता है, कंप्रेसर ज़बरदस्ती क्या करता है, वर्क डन करके आपके हीट को कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में भेजता है। अंदर ऑलरेडी जो फ्रिज ठंडा है उस ठंडे को और ठंडा करता है, और हीट बाहर फेंक के जो गर्म है बाहर का एरिया उसे और गर्म करता है वो। तो रेफ्रिजरेटर का काम है कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में हीट ट्रांसफर करना, ठंडे को और ठंडा करना, गर्म को और गर्म करना। इस प्रोसेस में होता क्या है देखो, कि आपका ये कोल्ड रिजर्वॉयर है, कोल्ड रिजर्वॉयर, इसको हम सिंक कहते हैं, सिंक। अब यहाँ पे इसको सिंक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि नहीं किया पता नहीं, मेरे हिसाब से नहीं किया, और सही नहीं हुआ। कोल्ड रिजर्वॉयर लिखो बस, क्योंकि सिंक हम इंजन के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम सिर्फ कोल्ड रिजर्वॉयर लिखते हैं। कोल्ड रिजर्वॉयर है, फ्लो डायग्राम बना रहा हूँ, एनर्जी फ्लो डायग्राम। इसका टेम्परेचर TC है, और यहाँ पे आपका हॉट रिजर्वॉयर है, हॉट रिजर्वॉयर जिसका टेम्परेचर हाई है। तो हमारा फ्रिज का काम क्या है बताओ, वो क्या करेगा, कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट निकालेगा, उल्टा करता है, कोल्ड रिजर्वॉयर से वो हीट निकालेगा, मान लो QC अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन अब ये हीट हॉट रिजर्वॉयर पे अपने आप नहीं जाएगा, क्योंकि अपने आप कभी भी हॉट, कोल्ड से हॉट पे हीट ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होता है। लेकिन ये क्या करता है, जबरदस्ती से कंप्रेसर की हेल्प से बाहर से वर्क डन करवाता है, और वर्क डन के सहारे ठूस के इसको क्या करता है, हॉट रिजर्वॉयर में आपका हीट पहुंचा देता है। तो जब ये वर्क डन करता है तो आपका टोटल हीट जो है, ये वर्क डन इस खींचे हुए हीट में शामिल हो जाता है, और टोटल हीट आपका बढ़ के QH अमाउंट ऑफ हीट हॉट रिजर्वॉयर में घुस जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो QC में आपका वर्क डन ऐड होता है, और आपका यहाँ पे वो हॉट रिजर्वॉयर में चला जाता है। तो हॉट रिजर्वॉयर को जो हीट मिलता है वो QC प्लस W, और ये W वर्क डन कौन करता है, जबरदस्ती काम कौन करता है, कॉम्प्रेसर करता है। कॉम्प्रेसर के सहारे हीट कोल्ड रीजन से खींच के हॉट रिजर्वॉयर में डाला जाता है, हॉट कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में डाला जाता है, यही फ्रिज का काम है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो आपका वर्क डन का सेम फॉर्मूला आएगा देखो फॉर्मूला सेम आ रहा है, QH माइनस QC, ठीक है। पर यहाँ पे हम एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपका फ्रिज का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा रहा उतना ही फ्रिज आपका अच्छा माना जाता है। वेल K का फॉर्मूला वैल्यू कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज QC अपॉन W, कितना हीट उसने खींचा है कोल्ड रिजर्वॉयर से डिवाइडेड बाय कितना वर्क डन लगा इसे ऊपर तक पहुंचाने में। तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, QC अपॉन वर्क डन का QH माइनस QC, QC अपॉन QH माइनस QC, ठीक है।
एक सेकेंड, QH QH माइनस QC। अच्छा, अगर सपोज करो आप रेफ्रिजरेटर में भी कार्नोट साइकिल का यूज़ करते हो तो वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। और कार्नोट रेफ्रिजरेटर में जैसे कार्नोट इंजन में हीट की जगह पे टेम्परेचर आ गया था, वैसे ही आपका कार्नोट रेफ्रिजरेटर में भी के में हीट की जगह पे टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये TC अपॉन TH माइनस TC हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में शायद QC QH इनमें मिस्टेक करके रखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। शायद हो सकता है नया टेक्स्ट बुक आया हो तो उसमें सब कुछ सही हो गया हो, तो वो एक बार थोड़ा देख लेना, नोट डाउन कर लेना ये चीज़ें। हो सकता है वहाँ पे मिस्टेक हो, तो एक बार चेक कर लेना आप वो चीज़। तो बच्चों यहाँ पे आपका सिनॉप्सिस होता है ख़त्म, और उसके बाद फिर हम अगले वीडियो से इस पर MCQs चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।